नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय वार्ता की। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में जारी राहत कार्यों की जानकारी सदन को दी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 17 नए मंत्री शामिल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। देश में 62,59,000 से अधिक लोगों ने कोविड टीके लगवाए और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत 227 रन से हारा। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर बैठक की। दोनों देशों ने शहतूत बांध परियोजना के निर्माण को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण सहभागी रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल में शहतूत बांध पर जो समझौता किया गया है वो दोनों देशों की प्रगाढ़ मित्रता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग से दोनों देशों के बीच मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को आश्वस्त किया कि भारत उनके साथ है। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी मित्रता या हमारे विकास को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के नेतृत्व में शांति प्रक्रिया का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के लोग एकजुट होकर रहें, जिससे किसी भी समस्या से आसानी से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा हितों पर चर्चा की। उन्होंने श्री बाइडेन को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी प्राथमिकताओं पर बातचीत की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सहयोग और बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे और राष्ट्रपति बाइडेन नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक रिपोर्ट। दोनों देश भारत प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी सुदृढ़ करने को तत्पर हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच अनेक मुद्दों पर बहुत ही गर्मजोशी से टेलीफोन पर बात हुई। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का भविष्य में सहयोग का महत्वाकांक्षी एजेंडा है। श्री संधू ने कहा कि दोनों नेताओं ने कोविड, जलवायु परिवर्तन, विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करने और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट लड़ाई के मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ और राजदूत मीरा शंकर ने कहा, Prime Minister Modi had a good conversation with President Joe Biden. The conversation reassured that the U.S. would continue its policy of building on the strategic partnership with India in the Indo-Pacific, and that both would work together to try to promote a rules-based international order, particularly in this area. There are other issues on which the two countries will also work together, such as climate change and reviving global economic growth in the wake of the pandemic, cooperating in dealing with the pandemic and future health crises. So there are many issues on which India and the US need to work together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बाइडेन और उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन को जल्दी से जल्दी भारत आने का निमंत्रण दिया। समाचार कक्ष से मैं सविता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कहा कि विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हमेशा सदन की गरिमा को बनाए रखा है।
ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए और गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री आजाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश को हमेशा सर्वोपरि रखा है। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखा, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद ने हमेशा दलगत भावना से ऊपर उठकर काम किया है। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता, पद सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। प्रधानमंत्री ने सदन को याद दिलाया कि महामारी के दौरान ये गुलाम नबी आजाद ही थे जिन्होंने एक राष्ट्र के रूप में महामारी से लड़ने के लिए सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार ने कहा कि श्री आजाद ने विभिन्न पदों पर रहकर ईमानदारी से देश की सेवा की है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इनमें मीर मोहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह का कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है, जबकि गुलाम नबी आजाद तथा नजीर अहमद लावी की सदस्यता 15 फरवरी को समाप्त होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को बर्फीली चट्टान खिसकने से उत्पन्न आपदा से निपटने के लिए बचाव और सामान्य स्थिति कायम करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। राज्यसभा में आज एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बाढ़ से निचले इलाकों में किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नदी का जलस्तर कम हो रहा है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषि गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि हिमस्खलन की दुर्घटना समुद्र तल से 5,600 मीटर की ऊंचाई पर हुई। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी परियोजना के 12 कर्मियों को बचा लिया गया है। ऋषि गंगा परियोजना के 15 अन्य कर्मी भी बचा लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी की एक अन्य परियोजना के करीब 25 से 35 लोग सुरंग में फंसे हैं और उन्हें बचाने का प्रयास जारी है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है।
गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। श्री शाह ने कहा कि अचानक आई बाढ़ से इलाके में एक महत्वपूर्ण पुल बह गया है, जिससे 13 छोटे गांवों के साथ संपर्क कट गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए खाद्य पदार्थ और चिकित्सा सामग्री हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई जा रही है। श्री शाह ने कहा कि कल शाम 5 बजे तक मिली खबरों के अनुसार प्राकृतिक आपदा से 20 लोगों की मौत हुई है और 197 लापता हैं, जिनमें एनटीपीसी परियोजना में काम करने वाले 139 लोग भी शामिल हैं। बाकी 46 लोग ऋषिगंगा परियोजना में काम करने वाले हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से 13.2 मेगावाट की कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि जिस सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं, उनमें से सेना के जवानों ने रात भर के अभियान के दौरान काफी मलबा निकाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र स्थिति पर लगातार निगाह रखे हुए है और प्रधानमंत्री भी खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल के बजट में उत्तराखंड को आपदा राहत के लिए दिए गए 1041 करोड़ रुपए में से 468 करोड़ रुपए की पहली किस्त राहत कार्य के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। राज्यसभा के सदस्यों ने इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज आपदाग्रस्त चमोली जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से भी भेंट की और आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। मुख्यमंत्री जोशीमठ में आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मिले। बचाव और राहत कार्य जारी है। राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से रविवार को अचानक आई बाढ़ में 197 श्रमिकों के लापता होने की पुष्टि की है। बचाव दल ने अब तक 28 शव बाहर निकाल लिए हैं और सुरंग में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। इस आपदा से ऋषिगंगा और तपोवन बिजली परियोजनाओं को बहुत नुकसान हुआ है। अचानक आई बाढ़ पर भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ने एक नई अवधारणा दी है, जिसके अनुसार यह हिमस्खलन बर्फीली चट्टानों के खिसकने का नतीजा है, जिसने अचानक बाढ़ का रूप ले लिया। आकाशवाणी से बातचीत में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने कहा कि बचाव कार्य जारी है। वर्तमान उपलब्ध सूचना के अनुसार 206 लोग लापता हैं। 31 व्यक्तियों के शव प्राप्त किए गए हैं, जिसमें से केवल 2 शवों की शिनाख्त हो पाई है। अभी बरामदी के लिए 173 शव या 173 व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसमें से 35 लोग एक जल विद्युत जो परियोजना है उसकी सुरंग में फंसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसको निकालने के लिए लगातार सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और ये जो बचाव कार्य है लगातार 24 घंटे चल रहा है। हमारी आशा है कि हम इन लोगों को सुरक्षित निकाल पाएंगे। और जानकारी के लिए चलते हैं अपने उत्तराखंड संवाददाता राघवेश पांडे के पास। राघवेश, आपके पास ताजा जानकारी क्या है? देखिए, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। जो लोग टनल में फंसे हुए उनको करीब 25 से 35 लोग टनल में फंसे होने की आशंका है, जिसे देखते हुए वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात में इसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। मुख्यमंत्री ने आज हवाई सर्वेक्षण किया, प्रभावित गांवों में गए, ग्रामीणों से बातचीत की, उनकी समस्याओं सुना और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिए कि जिन गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है वहां पर रसद और अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति में कोई कमी न आने पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात की, जो लोग भर्ती हैं चमोली और जोशीमठ के अस्पतालों में, उनसे मुलाकात भी की और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि जो घायल हैं उनका कहना है कि पानी और मलबे में से बचने के लिए वे लगातार लोहे की छड़ों से 3-4 घंटे तक लटके रहे, जिसके कारण उनके शरीर में दर्द की शिकायत है, लेकिन वो जल्द सामान्य हो जाएंगे, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। इस बीच आपदा के कारणों को
समझने के लिए वैज्ञानिक शीघ्र ही तपोवन और वहां के ग्लेशियर की रेकी करेंगे, ताकि अध्ययन के साथ ही आपदा के कारणों का पता चल सके और आगे एहतियाती उपाय किए जा सके। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद राघवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा हाल में संसद में पेश किए गए 2021-22 की बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 4,78,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में इस मद में 4,71,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बजट में पूंजीगत खर्च में करीब 19% की बढ़ोतरी की गई है, जो पिछले 15 वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। बजट पेश करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा था कि पूंजीगत खर्च के लिए 1,35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान की खरीद का खर्च भी शामिल है। Defense expenditure in the sense in the last 3 years has been accommodated. A lot of powers have been delegated to the vice chiefs who can take instant call on revenue, and some capital expenditure accounts were also, the power were also given to them to expend as is required by the situation. So for defense, we have not really undermined any of that. And one other thing was accepting in principle the suggestion that non-lapsable fund should be provided for defense, which was one of the recommendations given by the Finance Commission. In principle, we've accepted that, but what formulation that will take will be different. That is something which the ministries will have to work out as and when they will want to work out. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय वार्ता की। राज्यसभा में बजट पर चर्चा जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में जारी राहत कार्यों की जानकारी सदन को दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 17 नए मंत्री शामिल। देश में 62,59,000 से अधिक लोगों ने कोविड टीके लगवाए और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत 227 रन से हारा। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में 17 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें से 9 भाजपा के और 8 जनता दल यू से हैं। आज पटना में राजभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्रियों को शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को भी भाजपा कोटे से मंत्री बनाया गया है। उनके अलावा एक निर्दलीय सुमित सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जनता दल यू की लेसी सिंह दोबारा मंत्री बनाई गई है। देश में अब तक 62,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,46,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,000 से अधिक लोग ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया है कि 1 करोड़ 5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कुल मामले 1,43,625 हैं, जो सक्रिय मामलों का 1.32% है। पिछले एक दिन में 9,110 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस संक्रमण से 78 और रोगियों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 1,55,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,87,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 20 करोड़ 25 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 3,77,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का कोविड टीकाकरण किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बाद अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण सोमवार को शुरू हुआ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि इस सप्ताह 4 दिन अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए अभी तक 3,31,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स पंजीकृत हुए हैं। यह सभी पुलिस, राजस्व, नगरीय निकाय और पंचायत संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी हैं। सबसे अधिक टीकाकरण कल शाजापुर में 73% दर्ज किया गया है। इस बीच कल 193 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं 190 रोगी कल संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान में अब तक 4,87,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में टीकाकरण के लिए 8,640 सत्र आयोजित किए गए। स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का समय पर टीकाकरण पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार सत्र स्लॉट की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। 13 फरवरी से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का काम शुरू होगा। राज्य सरकार ने टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत 50 साल से अधिक आयु के लोगों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम आयु के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस बीच राज्य में सामान्य जनजीवन कोरोना के दुष्प्रभावों से तेजी से मुक्त हो रहा है और जनजीवन अब लगभग सामान्य होने की ओर बढ़ रहा है। व्यावसायिक गतिविधियां भी गति पकड़ने लगी हैं और राज्य में घरेलू पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। गुजरात में पुलिस बल के लगभग 80% कर्मचारियों को अब तक कोविड का टीका लगाया जा चुका है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य पुलिस के 1,32,000 से अधिक कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य के कुल 1,65,000 पुलिस कर्मचारियों में से 80% को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 81,000 पुलिस जवान, 22,000 होमगार्ड जवान, 22,000 लोक रक्षक दल और ग्राम रक्षक दल जवान और 4,000 ट्रैफिक ब्रिगेड जवान शामिल है। बाकी बचे हुए पुलिस कर्मचारियों को अगले 2-3 दिनों में टीके लगाए जाएंगे। राज्य में करीब 6 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और अग्रिम श्रेणी के कोरोना योद्धाओं को भी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच एनएसजी जवानों के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 8 और सिविल अस्पताल में 4 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय दल के विदर्भ के 4 जिलों में कोविड की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर और अमरावती के मंडल आयुक्तों को और अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल ने कल मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हालांकि कोविड-19 के मामले महाराष्ट्र में लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन नंदुरबार और भंडारा जैसे ग्रामीण भागों में होने वाली संक्रमण के दर में वृद्धि ने राज्य सरकार के लिए परेशानी बढ़ाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य सरकार के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि को गंभीरता से ले। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में जिन स्थानों पर सकारात्मकता दर काफी अधिक है, वहां जीनोम सीक्वेंसिंग करने की योजना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के ऑनलाइन प्रशिक्षण का संचालन करने और मृत्यु लेखा समिति की दक्षता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय टीम ने कहा कि राज्य के संचयी सक्रिय मामलों की तुलना में मुंबई, ठाणे और पालघर में अधिक सक्रिय मामले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इन 3 शहरों में नए रोगियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से हरा दिया है। खेल के पांचवें और अंतिम दिन आज 420 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की टीम दूसरी पारी में 192 रन पर सिमट गई। कप्तान विराट कोहली ने 72 और शुभमान गिल ने 50 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से जैक लीच ने 4 और जेम्स एंडरसन ने 3 विकेट लिए। श्रृंखला का दूसरा मैच चेन्नई में ही 13 फरवरी से शुरू होगा। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने के मामले के एक अभियुक्त दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की थी। एक ट्वीट में पुलिस ने बताया कि दीप सिद्धू अपने भड़काऊ भाषणों से युवाओं को भड़का रहा था और गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में वो मुख्य आरोपी है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ताजा गणना में कुल 93,491 पक्षी पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गणना के दौरान पक्षियों की 112 प्रजाति और 22 परिवार मिले। हाल की गणना में इस उद्यान में पक्षियों की संख्या में 59,000 से अधिक की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष ये आंकड़ा 34,284 था। उद्यान प्रशासन ने 2 दिवसीय गणना कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 35 दलों को लगाया गया। म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। आज सवेरे म्यांमार की पुलिस ने राजधानी नेपिडो में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की। रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी को तख्ता पलट होने के बाद आज चौथे दिन देश में कई स्थानों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमार सरकार ने राज्य की स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। कल अपने पहले राष्ट्रव्यापी संबोधन में म्यांमार सेना प्रमुख जनरल मिंग आंग हलाइंग ने सेना की सत्ता पर कब्जा करने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान में की गई गड़बड़ी के कारण तख्ता पलट और आपातकाल की आवश्यकता पड़ी। मोरक्को के शहर तंजीर में भारी वर्षा के बाद आई बाढ़ में एक कपड़ा फैक्ट्री में पानी भर जाने से कम 28 मजदूरों की मौत हो गई। बाढ़ के समय फैक्ट्री में कितने लोग थे, इसके बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मोरक्को में कपड़े की अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए कई फैक्ट्रियां कायदे कानूनों का पालन किए बिना चलाई जा रही हैं, जिनमें से ज्यादातर कासाब्लांका और तंजीर में हैं। इन फैक्ट्रियों में अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए कपड़े का अंधाधुंध उत्पादन किया जाता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहे हैं। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में आज सुबह धुंध छाई रही और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहने और न्यूनतम और अधिकतम तापमान 24 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम और रात तक बादल और घने होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा, लेकिन बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्विपक्षीय वार्ता की। राज्यसभा में बजट पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में जारी राहत कार्यों की जानकारी सदन को दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चमोली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 17 नए मंत्री शामिल। देश में 62,59,000 से अधिक लोगों ने कोविड टीके लगवाए और चेन्नई में इंग्लैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत 227 रन से हारा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।